हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने CFAP 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की विंटर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करना है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल को। इस सवाल में हमारे पास एक बैलेंस शीट अवेलेबल है, कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट को अगर रीड करें तो कहता है प्रिपेयर एसएल रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 December 2022 आफ्टर incorporating the effect of outstanding issues and tax implications of the corrections। तो बेसिकली हमें इस सवाल में रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है और टेक्स्ट भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है। कुछ 4 एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास। अब हम सवाल की इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। कहता है फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेक्रेटरीज लिमिटेड एज एट 31 December 2022 बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज। बैलेंस शीट पे हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट टू यूज एसेट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ रहा है। करंट एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स और एसेट हेल्ड फॉर सेल का नंबर है। इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग का नंबर अवेलेबल है। और लायबिलिटीज में हमारे पास लीज लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी और अदर लायबिलिटीज अवेलेबल है। आउटस्टैंडिंग इश्यूज में वन बाय वन रीड करते हैं। कहता है एसेट हेल्ड फॉर सेल रिप्रेजेंट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दैट हैज बीन स्टॉप्ड यूजिंग बाय एसएल as the demand for the related product has fallen in the recent years. Currently, this plant has no other use, but the management intend to use this plant for upcoming product, which are under development and are expected to earn supernormal profits in the coming years. On 1st November 2022, the accountant temporarily classified the plant as held for sale. He estimated its fair value less cost to sell to be 240 million and 220 million on 1st May 22 and 31st December 2022 respectively. तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में कहता है कि ये जो हमारे पास बैलेंस शीट में 222 मिलियन का एसेट हेल्ड फॉर सेल आ रहा है, ये एक ऐसा प्लांट है जो हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है क्योंकि इसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है। अभी फिलहाल इस प्लांट को कोई और यूज नहीं है और लेकिन मैनेजमेंट इसे एक नए प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करेगी और वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। यानी हमने इसको बेचने का नहीं सोचा, इन्होंने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, गलत क्लासिफाई किया, अभी हमने इसका यूज एबंडन कर दिया। और फर्स्ट में 2022 पे अकाउंटेंट ने इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया। फर्स्ट में 2022 पे इसकी फेयर वैल्यू 240 थी, 31 दिसंबर 2022 पे इसकी फेयर वैल्यू 220 है। Whether the plant was purchased on 1st May 19 for 405 million and has been depreciated over the useful life of 15 years until 30 November 2022. However, tax depreciation has been charged for the entire year. फर्स्ट में 2019 में हमने ये प्लांट खरीदा था और इस पे डेप्रिसिएशन 15 साल के हिसाब से 30 अप्रैल 2022 तक रिकॉर्ड की थी, फिर फर्स्ट मई पे इसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, जबकि टैक्स डेप्रिसिएशन हमने पूरे साल का रिकॉर्ड किया। Under tax law, impairment of the plant is not allowable as expense while depreciation on the plant is allowed till the disposal. टैक्स लॉ के हिसाब से प्लांट के अगेंस्ट कोई इम्पेयरमेंट अलाउ नहीं होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन अलाउ होगा उस वक्त तक जब तक हम प्लांट बेच नहीं देते हैं। ठीक हो गया सर। इसके बाद फिर हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेमिनी लिमिटेड नो फर्दर एंट्रीज हैव बीन पास्ड इन द बुक्स सिंस रिकॉर्डिंग द परचेज। सेल अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अंडर द इक्विटी अकाउंटिंग। हमारे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ रहा है, इसके हवाले से कहता है कि हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट इन जेमिनी लिमिटेड है, इसके हवाले से हमने कोई और एंट्री रिकॉर्ड नहीं है इसकी परचेज करने के अलावा। ये एक इक्विटी ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में जिसे हमें इक्विटी मेथड के तहत अकाउंट फॉर करना है। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 था। On 1st January 2022, company purchased 35% stake in ordinary shares of GL for rupees 375 million. During the year ended 31 December 2022, GL earned a profit of 158 million and other comprehensive income fair value gain on investment subsequently measured at fair value through other comprehensive income of 42 million. In addition to the ordinary shares, GL has 30 million cumulative preference shares with a par value of 10 each. These shares are classified as equity in GL books and are entitled to 18% dividend. However, GL has not declared any dividend in 2022. As per tax law, profit from associate are only taxable upon receipts of dividend or upon disposal of investment. तो 1 जनवरी 2022 पे हमने इस जीएल जेमिनी लिमिटेड की 35% शेयर्स एक्वायर किए थे 375 मिलियन के। फॉर द ईयर प्रॉफिट जीएल का 158 मिलियन है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 42 मिलियन है। हमने जीएल के ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा 30 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदे थे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे जिनकी पार वैल्यू 10 रुपए और हमने इन शेयर्स को इक्विटी में जीएल ने इन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में क्लासिफाई किया। इन प्रेफरेंस शेयर्स पे 10% का डिविडेंड है। जीएल ने कोई डिविडेंड अब तक 2022 में डिक्लेयर नहीं किया। टैक्स लॉ के हिसाब से जो एसोसिएट का प्रॉफिट है वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जो डिविडेंड रिसीव होगा या डिस्पोजल पे कैपिटल गेन आएगा वो टैक्सेबल होगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमें कहता है शेयर कैपिटल इंक्लूड्स 400 मिलियन रिसीव फ्रॉम इशुएंस ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड। नो फर्दर एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज बॉन्ड्स। On 1st April 2022, Pfizer issued 4 million bonds of rupees 100 each for rupees 400 million.
Each bond is mandatorily convertible on 31st March 2028 into 3 shares having par value of 10 each. Interest is payable at 15% on 31st March each year until the date of conversion. On the issue date, market interest rate for similar debt without conversion was 12% per annum. Under tax law, interest on such bond is not an allowable expense. कहता है हमारे पास शेयर कैपिटल में 400 मिलियन का अमाउंट है जो हमने मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करके शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड कर लिया और कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया। 1 अप्रैल 2022 पे हमने 4 मिलियन बॉन्ड इशू किए थे, 100 रुपए की पार वैल्यू थी तो 400 मिलियन आ गए। 31 मार्च 2028 पे हर बॉन्ड 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 रुपए की पार वैल्यू और 15% पे से इस पे इंटरेस्ट रेट है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट की बात करें विदाउट कन्वर्जन फीचर तो 12% है। टैक्स लॉ के हिसाब से इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट हमें अलाउ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट, लीज अरेंजमेंट विद द फॉरेन सप्लायर। एक फॉरेन सप्लायर से हमने कोई लीज पे एसेट लिया है। On 1st July 22, company acquired a specialized machine on lease under the lease agreement. An installment of $0.2 million is to be paid annually in arrears. At the end of the lease term, SL has option to purchase the machine at $0.5 million, which is reasonably certain that the company will exercise this option, and the lease term is 4 years, while useful life is 8 years. The rate implicit in the lease is 5%, and the following exchange rates are available. Under tax law, payment made under lease agreements are allowable as expense, and the applicable tax rate is 30%. फिर हमने एक फॉरेन सप्लायर से लीज पे एक एसेट लिया जिसकी कोई एंट्रीज वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। साल के दरमियान में 1 जुलाई 2022 पे हमने एक स्पेशलाइज्ड मशीन लिया लीज पे 0.2 मिलियन की एनुअल इंस्टॉलमेंट से, जो कि एरियर में पे की जाएगी। 4 साल का लीज टर्म है और 4 साल के बाद हम इसे एक्वायर कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे परचेज कर सकते हैं। रीजनेबली सर्टेन है कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। लीज टर्म 4 साल है, यूजफुल लाइफ 8 साल है, इंटरेस्ट रेट 5% है और हमारे पास 1 जुलाई 22, 31 दिसंबर 2022 और इन 6 महीनों का एवरेज रेट अवेलेबल है। टैक्स लॉ के हिसाब से जो भी लीज पेमेंट्स, लीज अरेंजमेंट्स में इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट होगी वो हमें एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, 25 मार्क की वेटेज है। एडजस्टमेंट नंबर 4 IAS 21 और IFRS 16 से मिलकर है। एडजस्टमेंट नंबर 3 IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक्स है। एडजस्टमेंट नंबर 2 हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है और एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एसेट हेल्ड फॉर सेल और IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हेल्ड फॉर और IFRS 5 की एडजस्टमेंट है। एक तो बस सवाल को रीड करें फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट का पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ और जो एक्जिस्टिंग नंबर्स अवेलेबल है हमारे पास एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी के, उनको बैलेंस शीट में प्लॉट कर देता हूँ। हमारे पास कंपनी का नाम है सेक्रेटेरियस लिमिटेड और हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। तो पहले मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट जो हमें सवाल में गिवन दी है ना, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ये हमने सवाल में गिवन बैलेंस शीट को एज इट इज कॉपी कर लिया। सारे एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के नंबर्स कॉपी कर लिए मैंने। इनको मैंने गिवन के कॉलम में प्लॉट किया है और फिर मैंने एक कॉलम बनाया रिवाइज का, जिसमें मैं इन्हीं नंबर्स में जो एडजस्टमेंट है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता जाऊंगा। अब बेसिकली हमारे पास इस सवाल में 4 मैटर्स हैं, तो हमारे पास इन चारों मैटर्स को देखते हुए जो जो एडजस्टमेंट्स आएंगी उन्हें हम प्लॉट करते जाएंगे। इन चारों एडजस्टमेंट्स का एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के नंबर पे जो भी इंपैक्ट होगा वो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे एडजस्ट करता जाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम मैटर नंबर 1 को। मैटर नंबर 1 में क्या था कि एक एसेट है जिसे हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया था। 1 मई 2019 में हमने एसेट परचेज किया था और इसे 15 साल की लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहे थे 30 अप्रैल 2022 तक। लेकिन अगर 1 मई 2019 में हमने इसे परचेज किया और हमारे पास इसकी कॉस्ट है कितनी, इसको हमने परचेज किया था 405 मिलियन का। 1 मई 2019 में परचेज किया तो पहले हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा कब से कब तक का, फ्रॉम 1 मई 2019 टू, इन्होंने कहा कि 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक का हमने डेपोजिशन रिकॉर्ड किया हुआ है। 30 अप्रैल 2022 तो ये बनते हैं हमारे पास 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2020 1 साल, 30 अप्रैल 2021 2 साल और 30 अप्रैल 2021 3 साल। तो यानी कि 15 साल की लाइफ में से 3 साल तो ये डेप्रिशिएट हो चुका है। तो 405 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 15 इतना ये डेप्रिशिएट हो चुका है। ये इसकी कैरिंग वैल्यू थी
1 अप्रैल 2022 पे। अब हमने क्या किया कि हमने इसको एज एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया। जब हमने इसको एज एसेट एज हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया तो हमने इसके अगेंस्ट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया और इस इम्पेयरमेंट को हमने पीएनएल में रिकॉर्ड किया। कितना इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया कि क्लासिफिकेशन के वक्त हम इसको 240 पे लाए, फिर ईयर एंड पे हम 220 पे लाए, यानी कि फाइनली हम इसको 220 पे लाए, तभी ये बैलेंस शीट पे 220 दिखाई दे रहा है। तो इसे हम 31 दिसंबर 2022 पे कैरिंग वैल्यू 220 पे लेकर आ चुके हैं, यानी कि हमने इस पे इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया 220 माइनस 324, 104 रुपए का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लिया। अब क्योंकि ये एसेट का यूज बंद हुआ, इस एसेट को हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं करना चाहिए था, हमारा बेचने का कोई इरादा नहीं है, ना हेल्ड फॉर सेल आईएफआरएस 5 की कंडीशन मीट हो रही है। तो होना ये चाहिए था कि ये एसेट की मूवमेंट 324 तक तो इसी तरह है, इस पे डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड होना चाहिए था, इस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए था। कितना? 324 की जो कैरिंग अमाउंट है 1 अप्रैल 2022 पे, उस वक्त इसकी लाइफ देखिए टोटल 15 साल की लाइफ थी, 3 साल डेप्रिशिएट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो 12 ईयर्स है। तो अगर 12 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ है तो हमें 30 अप्रैल से लेकर ईयर एंड तक इसे डेप्रिशिएट करना है, यानी कि 30 अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम इसे 8 महीने मजीद डेप्रिशिएट करना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 324 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8/12। 324 के नंबर को 12 से डिवाइड किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आया और 8 महीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 8/12 प्रोपोर्शनेट कर दिया। तो ये हमारे पास 31 दिसंबर 2022 पे इसकी कैरिंग अमाउंट आनी चाहिए थी। अब अगर मैं रेक्टिफिकेशन की सारी एंट्रीज वगैरह प्लॉट करता जाऊं कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या-क्या एंट्रीज प्लॉट करेंगे। पहले तो हमारा एसेट 220 पे है, 104 का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हुआ हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। तो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे, एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कर देंगे और इम्पेयरमेंट लॉस भी क्रेडिट कर देंगे। कितने से? एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट होगा 220 से, एसेट हेल्ड फॉर सेल होना ही नहीं चाहिए था। इम्पेयरमेंट क्रेडिट होगा 104 से और हमारा एसेट दोबारा से 324 पे आ जाएगा। फिर इसके बाद चूंकि इम्पेयरमेंट लॉस आपने रिवर्स किया, चूंकि इम्पेयरमेंट लॉस आपने रिवर्स किया तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल टैक्स एक्सपेंस बढ़ना चाहिए, ओवरऑल टैक्स एक्सपेंस बढ़ना चाहिए, यानी कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बढ़ना चाहिए। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। देखिए मैं रिपीट करता हूं, अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट कर रहे हैं तो 220 से तो प्रॉपर्टी प्लांट में डेबिट हुआ, एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट हो गया, यानी कि एसेट की कैरिंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन 104 रुपए की इम्पेयरमेंट के रिवर्सल से जो एसेट की कैरिंग वैल्यू बढ़ी, एसेट की कैरिंग वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि आपके पास टैक्सेबल डेबिट डिफरेंस बढ़ेगा। टैक्सेबल डेबिट डिफरेंस बढ़ेगा तो आपको डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यूं भी सोचिए कि अगर अकाउंट्स में हमारे पास इनकम आ रही है तो इसका मतलब है कि टैक्स में हमारे पास एक्सपेंस ही आएगा, तो चूंकि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की वजह से इनकम आ रही है तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ही आएगा। कितना? 104 का 30%। इन्होंने सवाल में टैक्स रेट हमें 30% दिया था, तो 30% से हमारे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमें इस पे 18 रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, तो जब हम इस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 18 रुपए की अमाउंट से 18 रुपए। और चूंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, एसेट को क्रेडिट किया, तो कैरिंग वैल्यू कम हुई। कैरिंग वैल्यू कम होने का मतलब है कि टैक्सेबल डिफरेंस कम हुआ, टैक्सेबल डिफरेंस कम हुआ तो यानी कि अब डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड होगी। तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट या लायबिलिटी डेबिट कर ले और डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट होने का मतलब है कि एसेट की कैरिंग वैल्यू कम हुई, एसेट की कैरिंग वैल्यू कम होने का मतलब है कि टैक्सेबल डिफरेंस कम हुआ, टैक्सेबल डिफरेंस कम हुआ तो यानी कि आपके पास डेफर्ड टैक्स इनकम, डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हुआ। और यूं सोचे कि अगर अकाउंट्स में एक्सपेंस आ रहा है तो टैक्स में हमारे पास इनकम ही आएगी। तो 18 रुपए का 30%। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 की हमने सारी करेक्टिंग एंट्रीज, करेक्शन एंट्रीज बना ली। अब अगर हम इसे प्लॉट करें, सबसे पहले पीपी 324 से बढ़ेगा, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 324 ऐड कर देता हूं। प्रॉपर्टी प्लांट में 324 से बढ़ गया। फिर
एसेट हेल्ड फॉर सेल 220 से कम हो जाएगा, एसेट एसेट हेल्ड फॉर सेल 220 से कम होगा तो -220। फिर इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होने का मतलब है कि लॉस क्रेडिट हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है का मतलब है कि रिटेन अर्निंग्स आपकी बढ़ेगी। देखिए मैं एंट्री प्लॉट करूंगा ना तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी निकाला कि हमारी बैलेंस शीट रिकंसाइल भी कर रही है या नहीं। तो जब मैंने पहली एंट्री प्लॉट की कि एसेट को बढ़ाया, एसेट हेल्ड फॉर सेल को कम किया और रिटेन अर्निंग को बढ़ाया, हमारी बैलेंस शीट रिकंसाइल है। फिर टैक्स का इम्पैक्ट लिया तो हमने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट करनी है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट करने का मतलब है कि आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो रिटेन अर्निंग्स कम होगी, तो रिटेन अर्निंग्स में -31.2 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में 31.2 ऐड कर देंगे। अगेन ये एडजस्टमेंट प्लॉट की 31.2 यहाँ माइनस किया और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में शो कर दिया तो हमारी बैलेंस शीट रिकंसाइल है। फिर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से रिटेन अर्निंग 18 से कम होगी तो -18 और प्रॉपर्टी प्लानिंग में 18 से कम होगा, प्रॉपर्टी प्लान एलिमेंट में -18। अगेन बैलेंस शीट हमारी रिकंसाइल चल रही है हर एंट्री की प्लॉट करने के बाद। और फिर फाइनली डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम होगी 5.4 से और डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड हो रही है यानी कि रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगी तो +5.4। ये हमारी सारी एडजस्टमेंट प्लॉट होकर हमारी बैलेंस शीट रिकंसाइल चल रही है। ये जो चारों करेक्टिंग एंट्रीज मैंने बनाई है उन चारों से अकॉर्डिंगली मैंने एसेट लायबिलिटी इक्विटी के नंबर्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया, हमारी बैलेंस शीट पे सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो गई। ये हमारा मैटर नंबर 1 यहाँ तक क्लोज हो गया टुगेदर विद टैक्स एडजस्टमेंट्स। इन रोज को मैं हाइड कर देता हूँ। बात है मैटर नंबर 2 पे। मैटर नंबर 2 में क्या कहता है? मैटर नंबर 2 में कहता है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट्स किए जेमिनी लिमिटेड में और 35% पे ये शेयर्स हमने एक्वायर किए थे 375 मिलियन के। तो हमारे पास कब हमने इसको एक्वायर किया? 1 जनवरी 22 पे। तो 1 जनवरी 2022 पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ये रिकॉर्ड हुआ है 375 मिलियन पे। 375 ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर जीएल का प्रॉफिट 158 मिलियन और अदर कॉम्प्रेसिव इनकम है 42 मिलियन। तो अगर मैं जीएल की बात करूं जेमिनाई लिमिटेड की, तो जेमिनाई लिमिटेड का हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास प्रॉफिट है 158 मिलियन और ओसीआई हमारे पास प्रॉफिट है हमारे पास 158 और ओसीआई है 42। तो 158 और 42। आगे कहता है ये जो एसोसिएट है ना जेमिना लिमिटेड, इन एडिशन टू ऑर्डिनरी शेयर्स जीएल has 30% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स विद अ पार वैल्यू ऑफ 10 ईच। इसके पास 30 मिलियन के 10% के हिसाब से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इनको इक्विटी के तौर पे क्लासिफाई किया गया जिसमें 18% का डिविडेंड है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है जेमिना लिमिटेड में? 35%। मैं यहाँ लिख देता हूँ जेमिना लिमिटेड हमारा स्टेक है 35%। ये जो प्रॉफिट है ना इसका 35% आपके हिस्से में नहीं आएगा, इस प्रॉफिट से पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाएगा। तो लेस करें डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और डिविडेंड हर में माइनस हो गई। कितना? 30 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स है, 10 रुपए की पार वैल्यू और 18% का डिविडेंड है। तो 30 मिलियन इंटू 10 इंटू 18%, इतना डिविडेंड में प्रॉफिट से माइनस कर दूंगा तो ये वो प्रॉफिट आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18%। तो ये वो प्रॉफिट आ जाएगा जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हिस्से में आना है। ये वो प्रॉफिट आ जाएगा जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हिस्से में आना है। इस इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का प्रॉफिट फॉर द ईयर 158 है, लेकिन सारा ऑलरेडी हम ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, सारा हमें नहीं मिलेगा। पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा, मतलब उनका डिविडेंड एडजस्ट होगा और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हमें मिलेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ, हमारी कंपनी का नाम क्या था? सेक्रेटरीज लिमिटेड। हमारा शेयर आ जाएगा 35% के हिसाब से। तो 104 मल्टीप्लाई बाय 35% और 42 का 35%। इसकी जनरल एंट्रीज क्या रिकॉर्ड होगी? देखिए यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आ रहा है, यानी कि 520 के नंबर में और भी कुछ है और 375 का इन्वेस्टमेंट इन जेमिनी लिमिटेड है। अगर मैं इन दोनों की एंट्रीज बनाऊं तो इन दोनों की एंट्रीज क्या बनेगी? इन दोनों की एंट्रीज बनेगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट और शेयर ऑफ ओसीआई ओसीआई में क्रेडिट।
कितने से? शेयर ऑफ प्रॉफिट है 36.4, शेयर ऑफ ओसीआई है 14.7 और इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट डेबिट हो जाएगा इन दोनों के सम से। एक एडजस्टमेंट तो ये रिकॉर्ड होगी। फिर इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू बढ़ी। इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू बढ़ी तो मतलब टैक्सेबल डेबिट डिफरेंस बढ़ा। टैक्सेबल डेबिट डिफरेंस बढ़ा तो इसका मतलब है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा। और यूं समझ लें कि अगर अकाउंट्स में इनकम आ रही है तो डेफर्ड टैक्स में एक्सपेंस आएगा। अब डेफर्ड टैक्स को हम वहीं से रिकॉर्ड करते हैं जहां पे अंडरलाइंग टेम्परेरी डिफरेंस रिकॉर्ड हो। अगर अंडरलाइंग टेम्परेरी डिफरेंस पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा है तो डेफर्ड टैक्स भी पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। और अगर अंडरलाइंग टेम्परेरी डिफरेंस ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा है तो डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, कुछ पीएनएल में रिकॉर्ड होगा और कुछ हमारा ओसीआई में रिकॉर्ड होगा और दोनों की अमाउंट से हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। ये अमाउंट कितने होंगे? ये होगा पीएनएल में 36 का 30%, ओसीआई में 14.4 का 30% और इन दोनों अमाउंट से हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इन एडजस्टमेंट्स को प्लॉट करना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को 51.1 से बढ़ाना है। तो मैटर नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को मैं 51.1 से बढ़ा देता हूं। मैंने इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को 51.1 से बढ़ा दिया। क्रेडिट क्या करना है? 36.4 रिटेन अर्निंग्स में, तो रिटेन अर्निंग्स में हम 36.4 बढ़ा देते हैं और कुछ हिस्सा ओसीआई में जाना है तो हम इक्विटी में ही एक लाइन आइटम ऐड कर देते हैं फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से। मैंने मैं बताया था कि ये जो 42 मिलियन का गेन आ रहा है, ये फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट सब्सिक्वेंटली मेजर डेट फेवरेबल थ्रू ओसीआई, यानी कि एसोसिएट के पास कोई इन्वेस्टमेंट मेजर डेट फेवरेबल थ्रू ओसीआई है जिसपे ये ओसीआई का गेन आया, फेयर वैल्यू का गेन आया, तो मैं इसे अपने पास फेयर वैल्यू रिजर्व में ले जाता हूँ। कितना? 14.7। ये हमारी बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट यहाँ रिकंसाइल नहीं हो रही क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे लिंक नहीं हुआ हुआ। तो हमारी बैलेंस शीट रिकंसाइल, गिवन बैलेंस शीट में तो फेयर वैल्यू रिजर्व कुछ नहीं था, लेकिन 14.7 फेयर वैल्यू रिजर्व में गया तो हमारी इक्विटी में फेयर वैल्यू रिजर्व आ गया और हमारी बैलेंस शीट रिकंसाइल है। टैक्स की एडजस्टमेंट से टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा 10.92, यानी कि रिटेन अर्निंग्स कम होंगी 10.92 से। ओसीआई में 4.41 डेबिट होगा, इसे हम फेयर वैल्यू रिजर्व में ही नेट कर देंगे तो माइनस 4.41, क्योंकि ओसीआई हम नेट ऑफ टैक्स रिजर्व में लेके जाते हैं। पहले मैं 14.7 फेयर वैल्यू रिजर्व में लेके और फिर 4.41 रिजर्व में ही डेबिट कर दिया और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी 15.3 से। तो हमारी बैलेंस शीट रिकंसाइल होती जा रही है। एडजस्टमेंट्स को इस तरह से प्लॉट कर रहा हूं 1 बाय 1 कि सारी बैलेंस शीट भी हमारी रिकंसाइल रहे। तो मैटर नंबर 1, मैटर नंबर 2 क्लोज हो गया। इन रॉस को भी हम हाइड कर देते हैं। अब आते हैं मैटर नंबर 3 पे। मैटर नंबर 3 में क्या चीज थी? मैटर नंबर 3 में कह रहा है कि हमने 400 मिलियन के मैंडेटरी कन्वर्टिबल बॉन्ड इश्यू किए थे। 400 मिलियन हमारे पास कैश आया था, हमने शेयर कैपिटल में इंक्रीज कर दिया था। कोई फर्दर एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। 1 अप्रैल पे हमने ये बॉन्ड इश्यू किए थे 4 मिलियन, 100 रुपए की पार वैल्यू 400 मिलियन और ये 31 मार्च 2028 पे 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। जब तक हमें 15% का इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च हर साल के आखिर तक, जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो देखिए 1 अप्रैल 2022 पे आपने इसे इश्यू किया है और कन्वर्ट कब होगा? 31 मार्च 2028 पे। तो कितने ईयर एंड्स आएंगे? पहला ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2023। अगर 1 अप्रैल 2022 पे इश्यू किए हैं तो पहला इंटरेस्ट का पेमेंट ईयर एंड नहीं, पहली फ्रीक्वेंसी कब घूमेगी? 31 मार्च 2023 पे। फिर 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027 और 31 मार्च 2028। कन्वर्जन कब होगी? 31 मार्च 2028 पे। जब तक इस 400 मिलियन पे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर हम इंटरेस्ट के कैश फ्लोस प्लॉट करें तो 400 मिलियन पे 15%, हमें 400 मिलियन पे 15% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास 60 का इंटरेस्ट पे होगा। अब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी मार्केट रेट पे। तो प्रेजेंट वैल्यू 8, 12%। मार्केट रेट कितना है? 12%। ऑन द इश्यू डेट मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर डेट विदाउट कन्वर्जन वाज 12%। तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। इस कैश फ्लो को 1 साल, इसे 2 साल, इसे 3 साल, इसे 4 साल, इसे 5 साल और इसे 6 साल डिस्काउंट किया जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 60 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू द पावर 1 और ये सारे कैश फ्लोज की हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये मैंडेटरी कन्वर्टेबल है तो इसमें इंटरेस्ट के ही कैश फ्लोज होंगे, कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट के कैश फ्लोज नहीं होंगे। तो हमने सारे इंटरेस्ट के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है।
अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है टोटल? 246.68। देखें, जब हमने ये इशू किया ना 1 अप्रैल 2022 पे, 1 अप्रैल 2022 पे 1 अप्रैल 2022 में हमने पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में पार कर दिया। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। तो अब सही करने के लिए क्या करेंगे? सही करने के लिए हम शेयर कैपिटल क्रेडिट डेबिट करेंगे 400 मिलियन से, इंटरेस्ट या लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे 246.68 से, और इक्विटी कंपोनेंट, क्योंकि ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक टाइप है, तो इक्विटी कंपोनेंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा डिफरेंशियल अमाउंट से। कि 400 मिलियन जो आया था हमने कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, जबकि शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट होना चाहिए था। लायबिलिटी कंपोनेंट हमने कैसे कैलकुलेट किया कि सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की मार्केट इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंटिंग की। 400 मिलियन पे 15% से इंटरेस्ट पे करना है, इन्हीं कैश फ्लोज की हमने डिस्काउंटिंग की है 12% से, तो ये आ गया 246.68। अब ये एंट्री बननी चाहिए थी 1 अप्रैल 2022 पे, फिर 31 दिसंबर 2022 पे एक और एंट्री बननी चाहिए थी कि ये जो लायबिलिटी कंपोनेंट है इस पे मार्केट इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा। कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट 246.68 का 12%, 246.68 का 12% कितने महीनों का? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, तो 9/12। और लायबिलिटी कंपोनेंट हमारा बढ़ जाएगा 22.2 से। तो टैक्स के हवाले से उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन सच बॉन्ड इज नॉट अलाउेबल एज टैक्स। तो ये इंटरेस्ट जो बॉन्ड पे वो टैक्स के तौर पे अलाउ ही नहीं होगा, टैक्स में एक्सपेंस के तौर पे अलाउ ही नहीं होगा, तो टैक्स की कोई एडजस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बस इस एडजस्टमेंट को हमने प्लॉट करना है। अब देखें, शेयर कैपिटल आपका कम होगा 400 से, तो मेथड नंबर 3 में शेयर कैपिटल को मैं कम कर देता हूं 400 से। फिर लायबिलिटी कंपोनेंट बढ़ेगा, तो लायबिलिटी कंपोनेंट या तो हम एक लाइन आइटम ऐड कर दें बॉन्ड्स के नाम से। जो हमारे पास ये बॉन्ड्स हमने इशू किए थे ना, बॉन्ड्स के नाम से हम एक लायबिलिटी इशू करते थे। लायबिलिटी कंपोनेंट हमारा बढ़ेगा 246.68 से, और बाकी जाएगा हमारा इक्विटी कंपोनेंट में। तो इक्विटी रिजर्व अगेंस्ट बॉन्ड्स, इक्विटी में हमारे पास कितना अमाउंट जाएगा? इक्विटी में हमारे पास अमाउंट जाएगा 153.32। तो हमने 400 से शेयर कैपिटल कम कर दिया, 153 से इक्विटी रिजर्व बढ़ा दिया, और 246 से अपने पास बॉन्ड के नाम से लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, और सारी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट पे हमारी पार्क हो रही है, तो बैलेंस शीट रिकंसाइल चलती जा रही है। इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे तो रिटेन अर्निंग्स कम होंगी, कितनी अमाउंट से? 22.2 से, और लायबिलिटी कंपोनेंट जो है आपका बॉन्ड का, वो आपका बढ़ जाएगा 22.2 से। ये हमने मेथड नंबर 3 भी सारा प्लॉट कर दिया, हमारी बैलेंस शीट रिकंसाइल चल रही है। अब आते हैं हम फाइनली मेथड नंबर 4 पे। इसे मैं हाइड कर देता हूं। मेथड नंबर 4 लीज से बर्डनिंग था। कहते हैं नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज अरेंजमेंट, इसकी कोई एंट्री ही हमने रिकॉर्ड नहीं की। 1 जुलाई 2022 पे आपने एक एसेट एक्वायर किया लीज पे, 4 साल की लीज टर्म थी, 0.2 मिलियन का रेंटल था और 0.5 मिलियन का परचेज ऑप्शन था जिसे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूं कि 1 जुलाई 2022 पे लीज लायबिलिटी और राइट टू यूज एसेट का नंबर कैलकुलेट कर लेता हूं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स ऑफ 0.4 मिलियन यूएसडी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज ऑप्शन। देखिए प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, रेंटल से हमारे पास 0.2 का 0.2 मिलियन का रेंटल है, एरियर्स में पे होगा, इंटरेस्ट रेट 5% है। मैं थोड़ी डिटेल्स यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास रेंटल्स का नंबर है 0.2 मिलियन यूएसडी, इंटरेस्ट रेट है 5%, और टर्म है हमारे पास 4 साल, और यूजफुल लाइफ है हमारे पास 8 साल।
अब हम रेंटल की अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट वैल्यू रेट है हमारे पास 5%, नंबर ऑफ रेंटल्स है हमारे पास 4, अमाउंट है हमारे पास 0.2 मिलियन यूएसडी, कोई मेच्योरिटी पे पेमेंट नहीं है और रेंटल टाइप है हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हमारे पास रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 0.7 और ये नंबर्स यूएसडी में, ये फिलहाल नंबर्स यूएसडी में। ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए हमें 0.5 मिलियन पे करने 4 साल के बाद रीजनेबली सर्टेन है कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 रेज टू द पावर 4, 1 प्लस 0.5 रेज टू द पावर 4। ये हमारे पास यूएसडी में, ये हमारे पास यूएसडी में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई, लीज लायबिलिटी कैलकुलेट हो गया, राइट टू यूज एसेट कैलकुलेट हो गया। अब हम बनाएंगे एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। अगेन अभी फिलहाल मैं नंबर्स यूएसडी में ही प्लॉट कर रहा हूं, फिर मैं इसे पीकेआर में कन्वर्ट कर लूंगा। लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के लिए हमें कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। पीरियड एंड, ओपनिंग, इंटरेस्ट एट 5%, रेंटल्स और क्लोजिंग। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली यह है कि ईयर एंड चल रहा है हमारा जैन टू दिसंबर, ईयर एंड चल रहा है हमारा जैन टू दिसंबर और लीज चल रही है हमारी जुलाई टू जून, लीज चल रही है हमारी जुलाई टू जून। तो मैं 6 महीने के पूरा एक पीरियड बनाऊंगा। कैसे देखिएगा, पहले हमारा ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2022 पे, फिर हमारी लीज की मैच्योरिटी आएगी 30 जून 23 पे। पहले 31 दिसंबर 22 पे ईयर एंड, फिर लीज की मैच्योरिटी, फिर 31 दिसंबर 23 पे ईयर एंड, फिर लीज की मैच्योरिटी, फिर 31 दिसंबर 24 पे ईयर एंड, फिर लीज की मैच्योरिटी, फिर 31 दिसंबर 25 पे ईयर एंड और फिर लीज की मैच्योरिटी आ जाएगी। ये हमने 4 सालों का 6 महीनों की स्लॉट्स में 8 रॉस में पूरा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया। ओपनिंग लायबिलिटी आपकी 1.12, इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट होगा 5% से 6 महीनों का। 31 दिसंबर 2022 पे कोई रेंटल पे नहीं करना, पहला रेंटल पे होगा 30 जून 2023 पे 0.2। इन रेंटल्स को मैं 30 जून पे प्लॉट करता हूँ और इंटरेस्ट मैंने 6 महीने का कैलकुलेट किया। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का क्लोजिंग आ जाएगा इतना। अब हर पीरियड एंड का जो क्लोजिंग है वो अगले पीरियड एंड का ओपनिंग बन जाएगा। इंटरेस्ट में थोड़ा ये देखना है कि पहले 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 1.12 का रिकॉर्ड हुआ और दूसरी 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 1.15 पे नहीं बल्कि 1.12 पे ही रिकॉर्ड होगा। फिर अगले 2 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 0.98 पे रिकॉर्ड होगा। अगले जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो भी अकॉर्डिंगली 0.83 पे रिकॉर्ड होगा और फिर 0.67 पे रिकॉर्ड होगा। तो ये 0.5 एग्जैक्ट वही आ गया जो हमारे पास बार्गेन परचेज ऑप्शन की वैल्यू थी। उन्होंने कहा था ना कि 4 साल के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसे खरीद सकते हैं। तो सारी चीजें इत्तेफाकन टाई नहीं करी, सारी चीजें हमने कैलकुलेट इस तरह से की कि वो टाई कर रही है। पहले मैंने रेंटल्स और बार्गेन परचेज ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर ओपनिंग प्लॉट किया, अब 6 महीने का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया, 6 महीने का इंटरेस्ट, कोई रेंटल नहीं, फिर क्लोजिंग, फिर ओपनिंग। अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 1.15 पे नहीं 1.1 रिकॉर्ड किया क्योंकि लीज की फ्रीक्वेंसी जुलाई टू जून 12 महीनों की चल रही है। तो ये 30 जून पे नंबर आ गया। अब इन्होंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, अगर इन्होंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हमें एंट्रीज क्या बनानी चाहिए थी? हमें एंट्री बनानी चाहिए थी सबसे पहले 1 जुलाई 2022 पे राइट टू यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 1.12। 1.12 को अगर हम पीकेआर में कन्वर्ट करें तो 1 जुलाई 2022 पे रेट है 270 का, 1 जुलाई 2022 पे रेट है 270 का, तो 1.12 इंटू 270 रुपीस। तो राइट टू यूज एसेट आपका डेबिट हो जाएगा 302.55 और लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा इस अमाउंट से। 31 दिसंबर 2022 पे जो आपका राइट टू यूज एसेट इस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट, राइट टू यूज एसेट एक नॉन मॉनिटरी आइटम है, राइट टू यूज एसेट एक नॉन मॉनिटरी आइटम है तो इसे एक्सचेंज रेट के हिसाब से रीमेजर करने की जरूरत नहीं है, बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, राइट टू यूज एसेट क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 302.55। लीज टर्म 4 साल है लेकिन 4 साल बाद हम खरीद लेंगे, तो यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 साल, तो डिवाइड बाय 8 और 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए राइट टू यूज एसेट को डिवाइड बाय 8 किया, यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये हमारे पास 6 महीनों का डेप्रिसिएशन आ गया। अब ईयर एंड पे हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। कितनी अमाउंट से?
हमारा 6 महीनों का इंटरेस्ट है 0.03, लेकिन ये यूएसडी में अमाउंट है, तो 0.03 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज रेट से। एवरेज रेट कितना है 280, मल्टीप्लाई बाय 280। तो 6 महीनों का इंटरेस्ट हमने यूएसडी में कैलकुलेट किया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 280 के एक्सचेंज रेट से, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया और लीज लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, क्योंकि ईयर एंड पे हमने कोई रेंटल पे नहीं किया। अब 31 दिसंबर 2022 पे हमारी लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कितनी है? हमने ओरिजिनली लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की 302.55 पे और इंटरेस्ट से बढ़ा दिया 7.84 से, जबकि इसकी रीमेजर्ड अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि लीज लायबिलिटी एक मॉनिटरी आइटम है और मॉनिटरी आइटम है तो हमें इसे ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट है 287 का, यानी कि जो आपकी लीज लायबिलिटी है वो $1.15 मल्टीप्लाई बाय 287 पे होनी चाहिए, तो 329 पे होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें एक फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा 329 माइनस 310 का। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने डे वन पे एक्सचेंज रेट था उस हिसाब से लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया 270 पे। फिर राइट टू एसेट को डेप्रिशिएट किया। राइट टू एसेट को फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी आइटम है। इंटरेस्ट एक्सपेंस एवरेज रेट पे रिकॉर्ड किया और ये देखा कि ईयर एंड पे लीज लायबिलिटी है कितनी, तो 302 से रिकॉर्ड की 7.84 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया। रीमेजरमेंट के नतीजे में हमारी लायबिलिटी $1.15 287 के रेट पे, यानी कि इतना फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए। इसकी एंट्री बना दें, ये एंट्री भी ईयर एंड पे ही बन रही है। एफसीवाई लॉस पीएनएल में डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितनी अमाउंट से, जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज लॉस था 19.25 मिलियन रुपीस। हम लास्ट आते हैं डेफर्ड टैक्स पे कि अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है और एफसीवाई लॉस रिकॉर्ड हुआ है। अगर अकाउंट्स में एक्सपेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली टैक्स में इनकम ही आएगी। तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितनी अमाउंट है? सारे एक्सपेंसेस को क्लब कर दें। पहले था 18.9 का डेप्रिसिएशन, फिर 7.84 का इंटरेस्ट और फिर 19.25 की लीज लायबिलिटी, इन सबका 30%। क्यों समझ लें कि एसेट क्रेडिट हो रहा है, सॉरी, अगर हम एसेट क्रेडिट हो रहा है नहीं, हम आइसोलेशन में नहीं, हम अगर कलेक्टिवली देखें तो अगर अकाउंट्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है यानी कि टैक्स में इनकम रिकॉर्ड होगी, डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड होगी, तो मैंने ये एंट्री उल्टी बना दी है। बल्कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट होगा और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट होगी 13.08 से। अगर हम एसेट लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के हिसाब से चले, अगर हम एसेट और लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के हिसाब से चले, उस हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन टैक्स की नजर में तो कोई एसेट और लायबिलिटी है ही नहीं। यानी कि अगर मैं एक मूवमेंट बनाऊं कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी है। राइट टू यूज एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 302 पे डेबिट किया, फिर 18.91 से क्रेडिट किया, टैक्स बेस 0। और लीज लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 302.55 से रिकॉर्ड किया, फिर 7.84 से मजीद बढ़ाया, फिर 19.25 से मजीद बढ़ाया। चूंकि लायबिलिटी तो नेगेटिव है, इसकी भी टैक्स बेस 0, क्योंकि टैक्स वाला तो इसे ऑपरेटिंग लीज मानता है, यानी कि टैक्स बेस एसेट और लायबिलिटी की है ही नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस टैक्सेबल और डिडक्टेबल डिफरेंस। तो नेट हमारे पास 46 का डिडक्टेबल डिफरेंस बन रहा है। तो 46 के डिडक्टेबल डिफरेंस के ऊपर हमें डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए एट 30% से। तो अगर मैंने सही किया है तो ये 13.80 बन रहा होगा। ये हमारे पास 13.8 का डेफर्ड टैक्स है। ये मैंने बैलेंस शीट अप्रोच से कैलकुलेट किया, यहाँ मैंने शॉर्टकट पीएनएल अप्रोच से कैलकुलेट किया था कि एक्सपेंसेस के नंबर पे 30% लगा दिया, क्योंकि अकाउंट्स में एक्सपेंस आ रहा था तो टैक्स में मुझे मालूम था कि इनकम ही आएगी। अब इन एडजस्टमेंट्स को प्लॉट करते हैं। राइट यूज एसेट और लीज लायबिलिटी में 302 रिकॉर्ड होगा। हमारे पास बैलेंस शीट में मैटर नंबर 4 राइट यूज एसेट में 302 पहले ऐड होगा और लीज लायबिलिटी में भी 302 पहले ऐड होगा। फिर डेप्रिसिएशन की वजह से डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट हो रहा है, तो यानी कि रिटेन अर्निंग्स कम होंगी 18.1 से 18.9 से, और राइट यूज एसेट कम होगा 18.9 से।
फिर हमारे पास तीसरी एंट्री थी इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिटेन अर्निंग दोबारा कम होगी। 7.84 और लीज लायबिलिटी बढ़ जाएगी 7.84। और फिर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज लॉस की एंट्री बनी 19.25 का लॉस डेबिट, तो अगेन रिटेन अर्निंग्स कम होंगी 19.25 और लीज लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी 19.25। और फिर लास्ट एंट्री है डेफर्ड टैक्स की, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट डेबिट, तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट करने का मतलब है कि लायबिलिटी को कम करना है 13.8 से, और डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल में क्रेडिट हो रही है, यानी कि रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगा कितने से 13.8 से। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स को प्लॉट करने के बाद बैलेंस शीट फाइनली रिकंसाइल भी कर रही है। तो मैटर नंबर 1, मैटर नंबर 2, मैटर नंबर 3, इन सारों की मैंने इंडिविजुअल वर्किंग की और सारे नंबर्स को अकॉर्डिंगली अपनी बैलेंस शीट पे एडजस्ट किया। फाइनली हमारे पास रिवाइज बैलेंस शीट के फाइनल नंबर्स आ गए हैं। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।